पाकिस्तानियों की मुश्किलात ज़ाहिर है ऐसा लग रहा है कि अभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव ज़रूर हैं, लेकिन अब ये टैक्स के शॉर्टफॉल का हम सामना देख रहे हैं। एक और मिनी बजट आएगा तो जो टैक्स पेयर्स ऑलरेडी जो सैलरीड पर्सनस हैं या जो बिजनेसमैन भी हैं, उन्हीं पर ये बोझ मज़ीद पड़ना है। तो इस साल बहुत सख्त होता जा रहा है पाकिस्तान के एक आम शख्स के लिए। जी, हालात तो काफ़ी अर्से से टफ थे। ये नहीं कि ये साल कोई ज़्यादा टफ नहीं था कंपेयर, क्योंकि पिछला साल भी बड़ा टफ था। और टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़नी चाहिए, और आई होप के नए सेक्टर्स पे टैक्स लगे, और जैसा हमने कहा कि उन्हीं पे बर्डन ना पड़े जो पहले से ही बर्डन है। सही। और फिर अली भाई साहब, इसमें जाहिर है कि एक रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। अभी तक उस रिफॉर्म को बहुत तेज़ी के साथ हमने हुकूमत को नहीं करते देखा। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जहाँ पर वो टैक्स नाफिज करने के लिए आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, तो कुछ अभी भी टफ चैलेंजेस गवर्नमेंट के लिए हैं। अब ये वाला जो साल है, जो फिस्कल ईयर है, इसमें तो बहरहाल जो पुराने टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर टैक्स के रेशो को बढ़ाया जाए और किसी तरह से उस टारगेट के करीब पहुँचा जाए। जी, आपने सही कहा कि रिफॉर्म प्रोसेस जो है उसमें अभी तक हम बड़ी सक्सेस नहीं ले सके। टैक्स के ऊपर ये काम किया जा रहा है कि उसको डिजिटल किया जाएगा, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव किया जाएगा, ताकि कैश इन सर्कुलेशन कम हो, ताकि टैक्स चोरी कम हो। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पे गवर्नमेंट, मुझे पता है कि फोकस कर भी रही है, मगर जिसमें इम्प्लीमेंटेशन अगर और तेज़ होगी तो बेहतर होगा। और हमारी एक्सपेक्टेशन है, आवाम यही है कि हुकूमत जल्द से जल्द उस पर फोकस कर सके। दूसरा जो एरिया है वो प्राइवेटाइजेशन का है। उस पर PIA की प्राइवेटाइजेशन से काफ़ी उम्मीदें हमें थी, मगर दैट फेल्ड। तो सर्टेनली एटलीस्ट ऑन दोज टू एरियाज देयर आर थिंग्स टू बी कंसर्न्ड अबाउट। अब ये कल्चर वहाँ पर कितना डिफरेंट है, और वहाँ जो डोनेशंस या फंड रेजिंग होती है वो किस बुनियाद पर होती है? जो एक ह्यूज अमाउंट कमला हैरिस ने जमा किया था या डोनाल्ड ट्रंप ने जमा किया, अब क्या वहाँ भी उसी तरह से उन लोगों को नवाजा जाएगा जो कि जिन्होंने जो डोनर्स थे या जो फंड रेजर्स थे? क्या तरीक़ेकार होता है और ये क्यों इस तरह से ये पैसे दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, और इसका जवाब हकीकत में तो यही है जो आप इंसिनुएट कर रहे हैं कि वाकई वहाँ पे भी जो पैसे देता है उसको उसका फ़ायदा होता है, इसलिए वो पैसे देते हैं। और इस इलेक्शन में सबसे जो इंटरेस्टिंग सपोर्ट आई है वो इलॉन मस्क की आई है, जिसने $130 मिलियन तक की सपोर्ट की है प्रेसिडेंट ट्रंप को। और इलेक्शन के आखिरी दिनों में वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बिल्कुल साथ साथ था, और वो कैंपेन पूरी मैनेज कर रहा था। तो जाहिर बात है वो एक्सपेक्ट उस जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं इलेक्शन, ये क्लियर हुआ है कि वो जीत रहे हैं इलेक्शन, जब से ट्रंप के इलॉन मस्क के जो स्टॉक्स हैं उनके शेयर प्राइसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसी तरीके से साथ साथ बिटकॉइन के सपोर्टर्स और क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स के सपोर्टर्स ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट किया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि मैं आने के बाद क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स और बिटकॉइन को सपोर्ट करूंगा। तो उस इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया ट्रंप की कैंपेन के लिए, और उसको सपोर्ट भी किया। और उसका रिजल्ट भी हमें पहले से नज़र आ गया है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 8% बढ़ गई है। तो पाकिस्तान की तरह वहाँ पे भी जिन्होंने विनिंग कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, वो या तो पॉजिटिव पॉलिसीज़ के थ्रू उनको फ़ायदा होगा, या कुछ लोगों को पर्सनली भी हो सकता है कि गवर्नमेंट में कोई पोजीशन भी मिल जाए। एक्सपेक्टेशन है कि इलॉन मस्क नई हुकूमत में का हिस्सा हो सकते हैं वो। अच्छा, और अब ज़ाहिर है कमला हैरिस चूँकि अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर चुकी हैं, डेमोक्रेट से इलेक्शन हार गए, फंड रेजिंग उनकी बड़ी ज़्यादा थी, बल्कि ज़बरदस्त थी, डोनेशंस भी उनके पास ज़्यादा थे। तो अब उनके डोनर्स तो इस वक्त उनके पास मायूसी के सिवा तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा कि वो कैंडिडेट चूँकि हार गई हैं तो ये उनका पैसा पूरा ज़ाया हो गया, उनका जो भी नैरेटिव था अब ना वो उसको ज़ाहिर है आगे लेकर चल सकेंगे, जो कोई फ़ायदा उन्हें मिलने की तवक्को थी अब वो भी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। जी, मगर अमेरिका में भी बिजनेसमैन बड़े क्लेवर होते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने दोनों पार्टीज को सपोर्ट किया हो। हाँ, सब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने दोनों पार्टीज को हो सकता है सपोर्ट किया हो। तो कोई इतनी परेशानी के लिए शायद उनके लिए बात ना हो। सही। और ये जो जिस तरह से ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सपोर्ट इनको करते हैं, और जब ये अब डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आ गए, अब ये ड्यू होगा उनको अपने डोनर्स को भी फैसिलिटेट करना, अपने फंड रेजर्स को भी फैसिलिटेट करना, लेकिन एक अनप्रेडिक्टेबल सी शख्सियत हैं, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो उन्हीं के नैरेटिव को लेकर आगे चलें, या जो मंसूबा या जो मकासद डोनर्स के जहनों में हों वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो उनको पूरे भी होते नज़र आए। कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन या कोई श्योरिटी होती है?
जी नहीं होती यार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये रिस्क होता है, कि खासतौर पे प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ ये रिस्क है कि जो वादे उन्होंने किए थे वो क्या उसको पूरा करेंगे। नॉर्मली तो पॉलिटिक्स में एक कोई भी पॉलिटिकल जमात जो होती है वो अपना एक मैनिफेस्टो देती है, अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज डिफाइन करती है लोगों को, और उसी बेसिस पे लोग उसको वोट भी देते हैं और उसी बेसिस पे लोग इकोनॉमिक सपोर्ट भी करते हैं। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम होता है। मगर जिस तरह आपने बोला कि डोनाल्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ ये रिस्क या खदशा ज़रूर रहता है कि क्या वो अपने लफ्ज़ पर कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो हो सकता है उसका थोड़ा बहुत खदशा हो। मगर जिस तरह इस इलेक्शन में मैंने बोला कि बिटकॉइन वाले और क्रिप्टो करेंसी सपोर्टर्स और टेक्नोलॉजी की कंपनी ने बड़ा सपोर्ट किया प्रेसिडेंट ट्रम्प को, और वो इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि और उससे क्योंकि उससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने उस पूरे के पूरे सेक्टर को प्रोमिस किए थे कि मैं वो प्रेसिडेंट जब बन जाएंगे तो पॉजिटिव पॉलिसीज लाएंगे जिससे इन सेक्टर को फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल में कम से कम इस सेक्टर पे जो उन्होंने वादे किए हैं वो उसको पूरा करेंगे। और अली फरीद साहब, इस डोनेशन की या फंड रेजिंग की अहमियत कितनी होती है, इसका इम्पैक्ट कितना होता है, यानी किसी भी कैंपेन में ये कितनी मददगार साबित हो सकती है? अगर ये जो 600-700-800 मिलियन डॉलर्स हैं, अगर ये डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं मिलते डोनेशन, तो क्या उनकी कैंपेन कुछ हल्की हो जाती? नैरेटिव तो उनका फिर भी वही होता, या डोनर्स का और फंड रेजर्स का भी कोई नैरेटिव होता है जो उस कैंडिडेट के जरिए वो आवाम तक पहुँचा रहे होते हैं? जी बहुत ज़रूरी है, कैंपेन फंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका में वो टीवी एड्स खरीदते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, कस्टमर्स तक रीच करते हैं, एक अपनी कैंपेन टीम बनाते हैं, उस कैंपेन टीम की कॉस्ट होती है। सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एंटरप्राइज, और अगर आप लोगों तक पहुंच नहीं रहे और उन पे अपना मैसेज नहीं पहुंचा रहे तो वो आपको भूल जाएंगे। साथ साथ अब सोशल मीडिया के दिनों पे, जिसे हम कहते हैं कि वी आर इन अ पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड, तो ना सिर्फ आप अपनी तारीफ करते हो, आप अपने जो मुखालिफ है उसकी बुराई भी करते हो। तो अगर जिसके पास ज़्यादा डीप पॉकेट्स है वो ज़्यादा ना सिर्फ अपनी तारीफ करता है जबकि दूसरे की बुराई भी करता है, तो इसलिए कैंपेन फंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही। और अली फरीद साहब, ये चूँकि ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रम्प चाइना के हवाले से बड़े वोकल हैं, एक टैरिफ बैरियर वो लेकर आना चाहते हैं, और फिर ज़ाहिर चाइना की जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हैं उसमें शायद एक बड़ा कट डाउन हो जाए, तो इस सूरत हाल से क्या पाकिस्तान कोई फ़ायदा उठा सकता है, जो कि पाकिस्तान की भी एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है, कुछ 6 से 7 अरब डॉलर्स हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या चाइना के रिप्लेसमेंट के तौर पर पाकिस्तान अपनी जगह बना सकता है? इसके लिए क्या क्या किन आइडियाज़ पर हमारी हुकूमत को इस वक्त वर्किंग करनी चाहिए? जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया, और ये जो है कि चाइना से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ट्रेड की, अमेरिका में भी और कुछ यूरोपियन ममालिक में भी, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। और ये आज की सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद की बात नहीं है, ये शायद पिछले 7 से 8 साल से ये ट्रेंड चल रहा है, और इस ट्रेंड की वजह से वियतनाम ने बहुत फ़ायदा उठाया, बांग्लादेश ने बहुत फ़ायदा उठाया, इंडोनेशिया ने बहुत फ़ायदा उठाया, और कुछ हद तक इवन इंडिया ने फ़ायदा उठा लिया, जबकि पाकिस्तान वाज इन द पोल पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। कि होना ये चाहिए था कि चाइनीज़ कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज बनाती और फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती इन ममालिक तक। मगर अपॉर्चुनिटी अभी भी गई नहीं है, और ये सीपेक 2.0 का यही एक ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ से इंडस्ट्रीज यहाँ पे शिफ्ट हो। तो अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, एंड आई नो कि हुकूमत इस पर फोकस कर रही है और कोशिश भी कर रही है। जो हुकूमत के विजिट्स होते हैं चाइना पे, वो इसी बारे पे इस चीज़ को वो उजागर करते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इसका फ़ायदा उठाएं। सही। और ये जो पाकिस्तान के साथ एक कनेक्शन है डोनाल्ड ट्रम्प का, जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि उनके आने से एक फ़ायदा पाकिस्तान में होना था, ज़ाहिर है उसमें अब ये साबित हो चुका है कि कहीं कोई ग्राउंड रियलिटी तो मौजूद नहीं है, किसी प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है, और कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो इस वक्त दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर भी कोई एक क्या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम इस गवर्नमेंट के बस में है कि अमेरिका, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि सऊदीया, फिर चाइना, फिर मलेशिया, कतर, अज़रबैजान, कई ममालिक के साथ हमने MOU साइन किए हैं, और अभी अरबों डॉलर्स की जो सरमायाकारी है वो एक्सपेक्टेड है, कि अमेरिका के साथ भी किसी एक मखसूस इंडस्ट्री के लिए, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए इस तरह की कोई बात हो सकती है? जी प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने की वजह से पूरी दुनिया की रीअलाइनमेंट होगी। सबसे पहले जो है कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसमें हो सकता है कि सेटलमेंट हो जाए,
क्योंकि वो यूक्रेन को वेपन्स नहीं शायद दे और सपोर्ट ना करे यूक्रेन की, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो है वो कम होंगी और ज़्यादा। कल जब से खबर आई है, जब से ही ऑयल प्राइसेस 2% से कम हो चुकी हैं, तो ऑयल प्राइसेस के कम होने से पाकिस्तान को फ़ायदा है। दूसरी चीज़ जो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे, तो यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा फ्लो होगा, जिसके अंदर यूएस के अंदर खुद काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो पाकिस्तान की कंपनीज़ को यूएस मार्केट को केटर करने के लिए फोकस करना चाहिए, क्योंकि यूएस इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ होगी। तीसरा, इससे और इमर्जिंग मार्केट्स में को नुकसान होगा, जैसे चाइना और इंडिया में काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और लास्ट चीज़ ये है कि हो सकता है कि इवन मिडिल ईस्ट के अंदर जो गाज़ा में जंग चल रही है और इसराइल का जो सारे लेबनान के साथ जो जंग चल रही है, हो सकता है कि इसकी भी कोई सेटलमेंट हो, और हो सकता है कि सऊदी यूएस रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए, और उस रिलेशनशिप की वजह से भी पाकिस्तान का भी कोई उधर एक एंगल आए। आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अदरवाइज पाकिस्तान कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रायोरिटी नहीं है पाकिस्तान, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये उनका एक तरीका है कि ही लाइक्स डीलिंग विद स्ट्रॉन्ग लीडर्स, और पाकिस्तान में अमेरिका के हमेशा से ही जो इंगेजमेंट है वो सिक्योरिटी डायनामिक्स पे रही है, और मेरे ख्याल में वही डायनामिक्स रहेंगे कि यूएस वुड लाइक टू डील विद पाकिस्तान सिक्योरिटी ऑपरेटर्स मोर फॉर ऑल्सो जियोपॉलिटिकल पर्पसेस। तो वो ही एंगेजमेंट मेन एंगेजमेंट रहेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि यूएस जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी दे। ऐसी चीज़ डेमोक्रेट्स करते थे, मगर रिपब्लिकन्स और प्रेसिडेंट ट्रंप से मेरी तवक्को नहीं है कि वो कुछ पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर या पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस करेंगे, वो अमेरिका पे फोकस करेंगे ज़्यादा। तो कुछ नए ट्रेड एवेन्यूज़ इसका मतलब नहीं बन सकते या नहीं खुल सकते? जो ट्रेड वॉल्यूम है हमारा इस वक्त अमेरिका के साथ, शायद वो आने वाले 1-2 साल में भी इसी तरह का रहेगा, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आने वाले दिनों में नहीं हुई तो। जी, अब हमें याद रखना चाहिए कि ट्रेड आप हमेशा ज़्यादातर अपने नेबर्स के साथ करते हो। जो आपके करीब होगा आप उसी के साथ ट्रेड कर सकोगे, दूर तो ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये तवक्को करना कि वो अमेरिका बहुत ज़्यादा बेचेगा जब वो अपने नेबर्स को कुछ बेचता नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल है। इकोनॉमिकली हमें अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स अपने नेबरहुड में ढूंढने चाहिए, और नेबर्स के साथ ही आप ट्रेड करते हो, क्योंकि लॉजिस्टिकली वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही। और जो हमारे करीबी हमारे रीजन के कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा एमओयूज़ तो साइन कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, डेलीगेशन आ भी रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू हो रहे, अभी तक इन्वेस्टमेंट्स आई नहीं है, अभी तक सिर्फ बातें ही चल रही हैं कि ये इतना ही ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है कि इसमें सालों लग जाते हैं, या आप तो 6-7 महीने इस हुकूमत को इन सारे मामलों पर काम करते हुए अली फरीद साहब हो चुके हैं, अभी तक कुछ मामला आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा है एमओयूज़ के बाद? जी, हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी मुश्किल और मुख्तलिफ भी है बाकी आम ममालिक के मुकाबले में। इंडिया से हम ट्रेड कर नहीं सकते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है इंडिया का है, ईरान के साथ यूएस हमें ट्रेड नहीं करने देता, चाइना के साथ और अफगानिस्तान का हमें पता ही है सिचुएशन। मगर अगर ये रशिया की सिचुएशन स्टेबलाइज होती है तो आई थिंक दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग मार्केट कि आप उज़्बेकिस्तान के थ्रू जो आपका TIR एग्रीमेंट है उसको यूज़ करते हुए आप उस रशियन मार्केट और सेंट्रल एशियन मार्केट्स को आप पेनिट्रेट करें। आई थिंक दैट कुड बी एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। सऊदी अरेबिया के साथ आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हम लोगों को तो भेज ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर पे काफ़ी खबरें आ रही है कि काफ़ी काम हो रहा है। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान की काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने पिछले 12 महीने के अंदर अपने दफातर खोले हैं रियाद के अंदर। तो आई नो कि इन सेक्टर्स में इन जोग्राफीज के साथ तो काम हो रहा है, मगर जब तक आपको यू नीड अ बिग मार्केट, और इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, यू कैंट सेल। चाइना कुड बी अ बिग मार्केट, मगर अगेन देयर इशूज। तो Russia and Central Asia could be a new big market around you, and Saudi Arabia has a big potential.